everyone, we have seen many things related to friction, many concepts regarding magnitude, direction and point of application of friction हमें मालूम हो गया है अभी. और frictional force is an electromagnetic force which acts tangentially to the surface, which is oppositely directed to the sliding or relative sliding. For a body at rest, frictional force is opposite to applied force. And regarding magnitude of frictional force, we have seen frictional force can be any value between 0 to limiting value, 0 to limiting frictional force. मतलब frictional force कुछ भी हो सकता है starting between 0 से mu r तक, 0 से mu r तक कुछ भी हो सकता है. कितना है फ्रिक्शनल फोर्स कैसे पता करते हैं? पता करने का तरीका हुआ कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, नहीं, और अगर कोई बॉडी स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स. और अगर हमें मालूम नहीं है कि बॉडी रेस्ट में है कि स्लाइड कर रहा है, तो इन दैट केस फ्रिक्शनल फोर्स टू बी कैलकुलेटेड इज द स्मॉलर वैल्यू आउट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स. ये सारा चीज हम लोग प्रीवियस क्लास देखे हैं, ठीक है. उसके ऊपर ढेर सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे थ्योरी है, पहले उसको हम खत्म करते हैं टुडे. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. आज हम लोग देखेंगे थिंग्स रिलेटेड टू पुशिंग एंड पुलिंग. लेट मी गिव यू ए केस. से हियर इज ए ब्लॉक kept on a rock horizontal floor. चलो मानते हैं कि ये कोई एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक किसी एक रॉक हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रखा हुआ है जहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है. और सपोज आप इस ब्लॉक को पुश कर रहे हो, क्या फोर्स में? कोई एक फोर्स F में पुश कर रहे हो. इन व्हिच डायरेक्शन? मेकिंग सम एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. आप इसको पुश करने की कोशिश कर रहे हो. जब आप इसको पुश करके मूव करवाने की कोशिश कर रहे हो, क्वेश्चन क्या दिया है? फाइंड मिनिमम F for which the block just starts sliding, स्लाइडिंग. ये हम देखना चाहते हैं. ये ब्लॉक चलना शुरू करेगा, जस्ट स्टार्ट्स स्लाइडिंग. फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, मिनिमम वैल्यू ऑफ F फॉर व्हिच द ब्लॉक जस्ट स्टार्ट्स स्लाइडिंग. ऐसा करके दिया गया है, ठीक है. ये क्वेश्चन दिया गया है, जस्ट स्टार्ट्स स्लाइडिंग. ठीक है, जस्ट ए मिनट. ब्लॉक जस्ट स्टार्ट्स स्लाइडिंग, थोड़ा इसको बनाते हैं. ये जस्ट स्टार्ट्स स्लाइडिंग. हमें निकालना है कि F का वैल्यू क्या होने से ये ब्लॉक जस्ट चलना शुरू करेगा. तो ये केस A को हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम एक ब्लॉक को पुश कर रहे हैं विद सम फोर्स F. ये चलना शुरू करेगा. कोई बॉडी चलना शुरू करता था कब? जब उसके ऊपर जो अप्लाइड फोर्स था, इट वाज एक्सीडिंग द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स. अप्लाइड फोर्स अगर लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हुआ तो बॉडी चलना शुरू करता था. जस्ट चलना शुरू करेगा कब? जब अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स. जस्ट चलने वाला, इट इज एट द वर्ज ऑफ मोशन, जिसको अदरवाइज हम लोग कहते थे लिमिटिंग इक्विलिब्रियम. द बॉडी इज एट द लिमिट ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना, ये चीज. तो चलिए इस चीज को हम लोग अभी समझने की कोशिश करेंगे. ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक चलना शुरू करेगा. तो चलिए पहले इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं. लेट अस ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस ब्लॉक. लेट अस शो व्हाट आर द डिफरेंट फोर्सेस. एक तो है उसका वेट जो नीचे की तरफ आ रहा होगा, और क्या, और ये जो ब्लॉक है उसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन भी तो आ रहा होगा, है ना, और इसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स भी आ रहा होगा. किधर को आ रहा होगा? फ्रिक्शनल फोर्स विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट. आपको क्या लग रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि ये ब्लॉक अभी जस्ट मूव करने वाला है.
तो फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी टूवर्ड्स लेफ्ट। और हम बात करें जस्ट मूविंग का मतलब फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू म्यू इनटू आर। ठीक है। तो पहला चीज जो हमें समझ में आया वो ये है सॉल्यूशन में, द ब्लॉक starts moving or just starts moving, block is at verge of motion when applied force is equal to limiting frictional force A and limiting frictional force is equal to mu r। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आता है। लेट मी चूज ए सुइटेबल एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये हमारा ब्लॉक है, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे देखिए, मैं ले रहा हूँ यहाँ पे ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस। ब्लॉक इज अबाउट टू मूव। चलिए अभी अबाउट टू मूव नहीं किया है, जस्ट ये मूव करने वाला है, ये हाल में जस्ट मूव करने वाला है। चलिए पहले देखते हैं सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। क्या है इसका स्टेटमेंट का मतलब है कि जस्ट मूव करने वाला है तो अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो अगर ये बात है तो इस चीज को हम लोग कैसे समझेंगे, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। ये जो हमारा एफ है, इसको मैं निकाल लेता हूं ताकि आई कैन शो यू विथ प्रॉपर डायग्राम्स। ये जो हमारा एफ है, एफ को हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। एक कंपोनेंट लाइक दिस, क्या होगा ये कंपोनेंट, एफ कॉस थीटा। एफ का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, एफ साइन थीटा। क्या ये चीज सबको समझ में आया? ये अगर ये चीज समझ में आ गया तो देखिए सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 मीन्स अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स क्या है, आर। डाउनवर्ड फोर्स क्या है, एफ साइन थीटा एंड एम जी। तो आप कहोगे आर इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो आर इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 क्या दे रहा है, अब ये ब्लॉक इधर मूव करने वाला है, इट इज एट द वर्ज ऑफ मोशन, इट इज अबाउट टू मूव, लेकिन मूव नहीं किया है। नेट फोर्स 0 है, मतलब फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट मस्ट बी इक्वल टू फोर्स टुवर्ड्स राइट। फोर्स टुवर्ड्स राइट क्या है, एफ कॉस थीटा। फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट क्या है, म्यू इनटू आर। सो म्यू इनटू आर, आर की जगह वैल्यू डाला जाए तो मिलेगा एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी, आर का वैल्यू डाल दिए, प्लस म्यू एफ साइन थीटा। और हमें एफ चाहिए था कब, जब ये बॉडी जस्ट मूव करने वाला है तब एफ चाहिए था। तो ये वाला म्यू एफ साइन थीटा वाला टर्म को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा एफ कॉस थीटा प्लस और माइनस म्यू एफ साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी। और मुझे क्या चाहिए था, एफ। तो एफ को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको उधर लेके फेंक देंगे। उधर क्या आ गया टर्म देखिए, तो म्यू एम जी तो था ही। अब जब हम यहां से एफ कॉमन ले लिए, रहेगा क्या, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, वो आके इधर डिवाइड हो गया तो बन गया कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ये बात है आपका, दिस इज व्हाट इज द फोर्स। सो दिस इज द फोर्स, minimum force which the block just starts moving, minimum force for which the block just starts moving, मतलब अभी ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम हो चुका है। फोर्स को अगर थोड़ा सा भी ज्यादा करेंगे तो ये ब्लॉक मूव करने लगेगा। सो दिस वे यू कुड फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ इज कमिंग आउट टू बी क्या है, इट इज म्यू एम जी बाय cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। देखिए तो आप लोगों को ये चीज समझ में आया, इज इट अंडरस्टूड? Yes, sir. ये चीज समझ में सबको आया? Yes, sir. नाउ आई वांट टू चेंज द केस। ये क्या था, कोई ब्लॉक रखा हुआ है, आप उसको
पुश करके मूव करवा रहे हो, ये पुश कर रहा है और उसको मूव करवाने की कोशिश कर रहा है, पुश करके मूव करवाएंगे तो द फोर्स रिक्वायर्ड इज, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड इज एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ठीक है, चलिए मैं अभी आपका केस बदल देता हूं। आई वांट टू रिपीट द सेम क्वेश्चन अगेन, मैं सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट करना चाहता हूं, लेकिन फिगर कुछ बदल गया। अभी फिगर क्या है, नाउ द फिगर इज समथिंग डिफरेंट। यू इंस्टेड ऑफ पुशिंग द ब्लॉक, सपोज नाउ यू आर पुलिंग द ब्लॉक। एक ब्लॉक रखा है जिसका मास m रखा है और किसी एक फ्लोर पे रखा है जहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, आप इसको खींच रहे हो कोई फोर्स F लगा के एट एन एंगल थीटा, थीटा एंगल में इसको पुल कर रहे हो। क्वेश्चन सेम है, क्या है क्वेश्चन, फाइंड मिनिमम F फॉर व्हिच द ब्लॉक जस्ट स्टार्ट्स स्लाइडिंग। अब ये ब्लॉक जस्ट चलना शुरू करेगा, ठीक है, जस्ट चलना शुरू करेगा, मतलब हमें सारा फोर्सेस को दिखाना होगा। कैसे करेंगे सोचिए, तो हम कहेंगे इसका अपना वेट है mg और यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन R आ रहा है, और क्योंकि ये ब्लॉक इधर को स्लाइड करने वाला है तो फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी इन दिस डायरेक्शन, और क्योंकि ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू मूव तो फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इट इज म्यू आर, और क्या F को आप लिख सकते हो एक कंपोनेंट अलोंग दिस डायरेक्शन। कितना है ये कंपोनेंट, कोई बताएगा मेरे को, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ F इन दिस डायरेक्शन, F cos थीटा, एंड F का एक वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा, F का जो वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा वो अपवर्ड रहेगा कि डाउनवर्ड रहेगा, अपवर्ड रहेगा, यस, F sin थीटा। आप लोग बहुत ही बढ़िया कर रहे हो, आई एम सो हैप्पी, आई एम एंजॉयिंग द क्लासेस इन योर ग्रुप, सो इट इज F sin थीटा, ऐसा है। सो एट लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, मतलब जब ये ब्लॉक जस्ट मूव करने वाला है, एट लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, ब्लॉक इज अबाउट टू मूव, मींस ब्लॉक इज about to move, it is at the verge of motion, block is about to move। ये हाल में आप क्या कहोगे, सिग्मा Fy is equal to 0 क्या देगा आपको, upward force is equal to downward force, upward force है R and F sin theta, R and F sin theta are upward and downward force is equal to mg, this whole thing should be equal to mg। अच्छा ये बात है। Now sigma fx is equal to 0, the body is about to move, means force towards right must be equal to force towards left, force towards right क्या है, F cos theta, this must be sufficient to counterbalance the effect of frictional force। अगर वैल्यू डाला जाए तो मिलेगा F cos theta is equal to म्यू इंटू R, R मतलब R कितना हो जाएगा, यहाँ से निकाल के डालेंगे तो mg माइनस F sin theta, it is mg माइनस F sin थीटा। सारा F वाला टर्म को एक तरफ ले आएंगे, क्या मिलेगा, F cos थीटा प्लस म्यू F sin थीटा। देख लो ये म्यू माइनस म्यू F sin थीटा था, इधर आ गया तो हो गया प्लस म्यू F sin थीटा, एंड दैट होल थिंग इक्वल टू म्यू mg। कुछ लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, भाई डिफिकल्ट लगेगा इसका मतलब है आप लोग ग्रो कर रहे हो। आप अगर आंख बंद करके साइकिलिंग कर रहे हो, बहुत कड़कदार पेडलिंग करना पड़ रहा है, बहुत ताकत लग रहा है, मतलब यू आर ग्रोइंग अप, ठीक है। और अगर बिना मेहनत किए साइकिल भाग रहा है मतलब यू आर गोइंग डाउन। व्हेन यू फेस ए डिफिकल्टी देन ओनली यू ग्रो, योर वैल्यू ओनली इंक्रीज। और आप लोग क्लास 9 में सारे जो चीजें कर रहे हो सारे के सारे ये क्लास 11 की चीजें हैं, ठीक है, ये आपके काम की चीज है। सो F cos थीटा प्लस म्यू F sin थीटा इज इक्वल टू म्यू mg। तो इसमें से F का वैल्यू क्या निकलेगा, म्यू mg बाय cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा, ठीक है। तो थोड़ी दिन पहले है, 2-3 दिन पहले ही है कि KVPY का रिजल्ट आ गया है,
हमारे बेच का एक बच्चा का KVPY में क्वालिफाई हो गया, अर्पण टापाराग करके एक लड़का, ही इज क्वालिफाइड KVPY। वो भी ऐसे ही आपके जैसे पढ़ रहा था। 11th क्लास के नवंबर में KVPY होता है, अगर KVPY में क्वालिफाई कर जाते हो तो बहुत बढ़िया रहता है। आपको मालूम होगा कि KVPY क्या है, किसी दूसरे दिन बताएंगे। गेटिंग KVPY तो मुझे इतना अच्छा लगता है, इट इज मोर देन गेटिंग IIT। ठीक है, तो ये हो गई आपका, ये हो गया आपका मिनिमम फोर्स फॉर विच द ब्लॉक जस्ट स्टार्ट्स मूविंग। थोड़ा देखो, दोनों ही केस में हम ऐसा कुछ फॉर्मूला बनाया है, दोनों ही केस में, इस ये केस में भी बनाया और दूसरा केस में भी बनाया। थोड़ा देखो, जब हम पुश करके मूव करवाने की कोशिश कर रहे थे, द फोर्स वाज दिस मच। जब हम उसको पुल करके मूव करवाने की कोशिश कर रहे थे, द फोर्स वाज दिस मच। ठीक है, अगर ये सारा चीज आपको समझ में आ रहा है तो देखो, तो थोड़ा इसको कंपेयर करेंगे। लेट अस कंपेयर, यहाँ पर कुछ नोट बनाते हैं हम लोग। लेट अस कंपेयर द फोर्सेस, कंपैरिजन बिटवीन पुशिंग एंड पुलिंग। अगर हम कंपेयर करेंगे तो पहला चीज देखें कि जब हम कोई बॉडी को पुश करके मूव करवाने की कोशिश करते हैं, वो भी कैसे पुश करके, ऐसे पुश करके मूव करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कहोगे ये जब ऐसे पुश करके मूव करवाने की कोशिश कर रहे हैं, द फोर्स रिक्वायर्ड इज म्यू mg बाय cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। और जब कोई बॉडी को पुल करके मूव करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जब हम ऐसे खींच रहे हैं कुछ एंगल थीटा में और देख रहे हैं सेम बॉडी को मूव करवाने के लिए क्या फोर्स की जरूरत होता है, द फोर्स मिनिमम इज म्यू mg बाय cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। जो अभी हम लोग डिराइव किए उसी को ही लिख रहा हूं, कोई नया चीज नहीं लिख रहा हूं। देखो तो दोनों में से कौन सा केस में आपको ज्यादा फोर्स चाहिए मूव करवाने के लिए, इन विच केस यू नीड मोर फोर्स, जस्ट सी एंड टेल। इन कौन सा केस में आपको ज्यादा फोर्स की जरूरत है, पुश करने में या पुल करने में? पुश करने में। यस यस यस, फर्स्ट केस में। आप देखोगे आपके घर में कोई टेबल रखा है, टेबल को आप पुश करके मूव करवाने की कोशिश करो, यूनिट, मान लो घर में एक बहुत बड़ा टेबल है, हेवी टेबल है, उसको डिस्प्लेस करना है। आप अगर ऐसे पुश करते हो उसको एट सर्टेन एंगल टू हॉरिजॉन्टल और पुश करके मूव करवाने की कोशिश करते हो, आपको ज्यादा ताकत लगेगा। खींचने के लिए कहा जाएगा, आप आसानी से खींच लोगे, क्योंकि खींचते वक्त फोर्स चाहिए ये जिसका नीचे प्लस साइन है, मतलब दिस डिनोमिनेटर इज मोर देन दिस डिनोमिनेटर। As the denominator is more, the force required is less. So second case में कम फोर्स चाहिए, फर्स्ट केस में ज्यादा फोर्स चाहिए, है ना। तो हम कहेंगे क्या, पुशिंग इज डिफिकल्ट और पुलिंग इज डिफिकल्ट। क्या कंक्लूजन मिला इसमें से हमें यहाँ से कंक्लूजन मिला, कोई भी बॉडी को पुश करना डिफिकल्ट है, पुल करना आसान है, पुल करना आसान है कि नहीं। तो हम क्या कहेंगे, इसी चीज को थोड़ा सा हम लोग अभी सिस्टमेटिकली लिखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर हर जगह आपको मिल जाएगा। क्या कह रहा है ये, कह रहा है कंक्लूजन क्या मिला, इट इज डिफिकल्ट, इट इज easy to pull but difficult to push a body। ये जो स्टेटमेंट है आपको हर एक अच्छा बुक में मिल जाएगा। क्या, इट इज इजी टू पुल ए बॉडी बट डिफिकल्ट टू पुश ए बॉडी। ये स्टेटमेंट आपको हर एक बुक में मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा ध्यान से सोचें, ये क्वेश्चन तो IIT JEE का एडवांस एग्जामिनेशन में आ गया,
कि पुशिंग इज डिफिकल्ट और पुलिंग इज डिफिकल्ट, हर कोई धड़ाधड़ लिख दिया कि पुशिंग इज डिफिकल्ट, पुलिंग इज इजी। सारे अच्छे बच्चे अच्छे बुक्स फॉलो करते हैं तो सारा चीज याद रखते हैं, ये लिख दिए। लेकिन थोड़ा ध्यान से सोचो, when you are pushing at certain angle above the horizontal or pulling at certain angle above the horizontal, then only pushing is difficult, pulling is easy. It is easy to pull but difficult to push a body at an angle above horizontal। ये याद रखना, ये कंडीशन को बुक में नहीं लिखा है तो बच्चे मार खा गए वहां पे, है ना। अगर हम कहेंगे कि कोई ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, कोई ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, मास m का है, कोई आपको पूछा यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, आप इसको अगर सीधे सीधे हॉरिजॉन्टली पुश करोगे कितना फोर्स लगाने से चलना शुरू करेगा? ये क्या कोई बता सकता है कितना फोर्स लगाने से ये चलना शुरू करेगा? जब हमारा फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम कर जाएगा तब ये चलना शुरू करेगा। यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो सकता है? mg हो गया नॉर्मल रिएक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू mg। अगर मेरा फोर्स म्यू mg से ज्यादा हो जाएगा ये चलना शुरू करेगा, इज नॉट इट। सो व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू जस्ट स्टार्ट मोशन इन दिस बॉडी? आप कहोगे इट इज म्यू mg, बट इंस्टेड ऑफ पुशिंग अगर मैं इसको पुल करने की बात करता हूं तो क्या आप मुझे बता सकते हो क्या फोर्स चाहिए इसको पुल करके मूव करवाने के लिए? उस केस में भी तो म्यू mg ही होगा। समझ में आ रहा है क्या? कितना फोर्स लगाने से ये मूव करना शुरू करेगा? when it is mu mg, whether you are pulling or pushing, no it matters। तो क्या देखे, when you are pushing or pulling at certain angle above the horizontal, pushing is difficult, pulling is easy। but if you are pushing or pulling horizontally, कौन ज्यादा डिफिकल्ट है? नहीं, दोनों बराबर डिफिकल्ट है। क्या ये बात समझ में आया? ये चीज आईआईटी में आ गया और बच्चे इसको छोड़ दिए तो बच्चे गड़बड़ कर दिए, इसलिए आपको ध्यान से मिसकंसेप्शन नहीं पालना है। क्या लिखेंगे? हाउएवर, क्या लिखेंगे? हाउएवर when pushed or pulled horizontally both are equally tough, दोनों इक्वली टफ है। अगर हॉरिजॉन्टली पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं दोनों आपको इक्वली टफ लगेगा। क्या ये बात समझ में आया? यस। तो ये आज की क्लास का इंपॉर्टेंट थ्योरी था और मैं आपको एक प्रूफ है और मैं देना चाहता हूं, ठीक है। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं, वो ये है कि आज की क्लास में हम लोग देखें when you are pushing or pulling at certain angle to the horizontal, pushing is difficult, pulling is easy। ऐसा क्यों हुआ कि जब मैं इसको इसे पुश कर रहा था मेरा पुशिंग फोर्स का एक कंपोनेंट डाउनवर्ड था, मेरा पुशिंग फोर्स का एक कंपोनेंट डाउनवर्ड था जो mg के साथ मिलके नॉर्मल रिएक्शन को ज्यादा कर रहा था। नॉर्मल रिएक्शन mg होना चाहिए, बढ़ के mg प्लस f sin थीटा होता था। नॉर्मल रिएक्शन बढ़ने के कारण फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाता था, तो इट वाज डिफिकल्ट। ओके, व्हेन वी वर पुलिंग, जब कोई बॉडी को पुल कर रहे थे, पुलिंग फोर्स का एक कंपोनेंट अपवर्ड था जो नॉर्मल रिएक्शन को घटा देता था। नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाता था इन दिस केस? इट वाज mg माइनस f sin थीटा। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन घट जाता था, नॉर्मल रिएक्शन घट जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स घट जाएगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? तो पुशिंग वाज डिफिकल्ट, पुलिंग वाज इजी, है ना। पुशिंग वाज डिफिकल्ट, पुलिंग वाज इजी, बट कंडीशन क्या है? when you are pulling or pushing at certain angle above the horizontal, but when you are pushing or pulling horizontally to a body you find that is equally tough। ये पुश करना या पुल करना हॉरिजॉन्टली अगर करेंगे
दोनों आपको इक्वली टॉर्क मिलेगा। ठीक है, आप लोग थोड़ा इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नाउ सम मोर थ्योरीज, नेट रिएक्शन बिटवीन टू सरफेसेस ऑफ कांटेक्ट। अब क्या देखना चाहते हैं? नेट रिएक्शन force between two surfaces of contact। अगर दो सरफेस के बीच में कांटेक्ट में है, when there is relative sliding, when there is relative sliding between two surfaces, what is the net reaction force? हम इसके बारे में देखना चाहते हैं। सपोज हम कहेंगे ये कोई एक ब्लॉक है, जो ब्लॉक यहाँ पे इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है, तो ये जो सरफेस है इसके ऊपर क्या फोर्स दे रहा है? द सरफेस, ठीक है, तो डिफरेंट फोर्सेस, द डिफरेंट फोर्सेस exerted by the surfaces onto each other। क्या क्या फोर्स है? मान लो कि ये इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है, या अगर इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है तो क्या क्या फोर्स आ रहा है? पहला हुआ नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा हुआ फ्रिक्शनल फोर्स। ये दोनों फोर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो जब ये बॉडी स्लाइड कर रहा है, ये स्लाइड करता हुआ बॉडी के ऊपर ये निचला वाला सरफेस क्या क्या फोर्स दे रहा है? ये सरफेस इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन तो दे रहा होगा, नो डाउट देयर मस्ट बी ए नॉर्मल रिएक्शन, एंड नॉट ओनली दैट, ये क्योंकि स्लाइड कर रहा है तो यही सरफेस ये ऊपर वाले बॉडी के ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स भी दे रहा होगा, और अगर ये बॉडी स्लाइड कर रहा है दैट फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू म्यू आर। तो जो फ्लोर है वो ब्लॉक के ऊपर दो फोर्स दे रहा है, एक है नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा है फ्रिक्शनल फोर्स, और क्योंकि बॉडी स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू म्यू आर। तो व्हाट इज द नेट फोर्स, व्हाट इज द टोटल फोर्स? टोटल फोर्स exerted by the floor on this body, total force exerted by the floor on this body। तो हम क्या कहेंगे? नेट फोर्स क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि नेट फोर्स इज ए वेक्टर एंड इट इज वेक्टर सम ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स, है कि नहीं? दोनों फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स इसके ऊपर आ रहा है। चलिए रिजल्टेंट फोर्स निकालना हमें आता है। एक हो गया आर, ट्रायंगल लॉ यूज कर रहा हूं, यहां पे दूसरा फोर्स आया म्यू आर, आर यू गेटिंग? आर एंड म्यू आर दो रिजल्टेंट फोर्स होगा। वो रिजल्टेंट फोर्स कैसे होगा? ऊपर से नीचे कि नीचे से ऊपर? नीचे से ऊपर, यही फोर्स है नेट फोर्स। तो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा इसका स्क्वायर होल ओवर म्यू आर का स्क्वायर, फिर आर का स्क्वायर होल रूट ओवर। आर का स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, रूट ओवर से बाहर आएगा तो हो जाएगा आर, अंदर हो जाएगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर। So the net force when a body is sliding on the other body, the net reaction force between them is something like r into root over of 1 plus mu square। और किस डायरेक्शन में? Like this। कोई पूछेगा ये फ्लोर ये ब्लॉक के ऊपर कैसा फोर्स दे रहा है, तो आप कहोगे ये फ्लोर इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स दे रहा है जो कि दिखने में कुछ ऐसा है। दिस इज द नेट फोर्स। याद करो जब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में सीख रहे थे क्या बोल रहे थे? द कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर नॉर्मल रिएक्शंस
they are equal and opposite and act in a direction perpendicular to their smooth surfaces of contact. अगर surfaces smooth है तो mu r गायब हो जाएगा, only r रहेगा, you see force is normal. वहां पर मैं इसलिए smooth surface लिखा था. अगर rough surface है, force between the two surface of contact may be normal, may not be normal. जैसे इस केस में देखो ये तो वर्टिकल के साथ कुछ एंगल करके पुश कर रहा है. Are you getting? When this body is moving, the reaction force is not normal. क्या मेरी बात सबको समझ में आया? Yes, sir. यस. मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा. A block of mass 4 kg is sliding on a rough horizontal surface. The block of mass 4 kg is sliding on a rough horizontal surface where mu is 3/4, 0.75 कुछ भी दे दिया. Find net force exerted by the surface on the block. ठीक है. नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑन द ब्लॉक. कितना सिंपल है. मेरे ख्याल से आप में से कुछ लोग तो इसको फटाफट कर लेंगे. कोई 4 kg का ब्लॉक है और किसी एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये स्लाइड कर रहा है. क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑन द ब्लॉक. म्यू का वैल्यू दिया है 3/4. ब्लॉक का तो वेट 4 kg है, so there must be 4g, the normal reaction you know, and there is a frictional force also acting on it. What is that? क्योंकि स्लाइड कर रहा है तो it should be mu r. नहीं? क्या आप में से कोई सजेशन बताएगा? Here ये ब्लॉक ऊपर नीचे मूव नहीं कर रहा है. सिग्मा Fy is equal to 0 है ना. सिग्मा Fy is equal to 0 है. आई एम चूजिंग दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस. तो आप क्या कहोगे? r is equal to 4g. अच्छा, तो फिर यहाँ पर म्यू r कितना है? म्यू r is equal to, ये तो है 40 into 3/4 is 30 न्यूटन. और पूछा है व्हाट इज द नेट फोर्स. आप कहोगे नेट फोर्स इज नथिंग बट क्या? r का स्क्वायर म्यू r का स्क्वायर होल डबल. कितना आया ये? 30 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर होल डबल. कितना है? 50 न्यूटन. क्या सबको समझ में आया? Yes, sir. ठीक है. ठीक है. तो कुछ छोटे छोटे थ्योरी जो है मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं. मैं आपको और एक नया टर्म बताना चाहता हूं जिसको मैं कहता हूं एंगल ऑफ रिपोज. ठीक है. आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो थोड़ा इसको, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा. ये एक नया टर्म है एंगल ऑफ रिपोज. चलो इसको हम थीटा 0 से डिनोट करेंगे. We shall denote it with theta naught. ऐसा करके ये है एंगल ऑफ रिपोज. क्या है ये एंगल ऑफ रिपोज हम जानना चाहते हैं. पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूं फिर समझाने की कोशिश करूंगा. इट इज द इंक्लिनेशन of a plane to horizontal. It is the
inclination of a plane to horizontal at which a block kept on it just starts स्लाइडिंग, ये स्लाइडिंग शुरू करता है और स्लाइड्स डाउन with constant velocity। क्या है ये चीज थोड़ा समझते हैं, ठीक है। आप देखिए इस केस में I have a block kept on this is a block. Block is not clearly visible. I will take another block so that you can clearly see it. Yes, take my mouse. Yes, here mouse is on my book. मैं क्या करता हूँ, इस बुक को धीरे धीरे टेढ़ा करना शुरू करता हूँ। टेढ़ा किया और किया और किया और किया और किया और किया और किया। एक पर्टिकुलर एंगल के बाद ये माउस तो चलने लगा। समझ में आया क्या? जिस एंगल में ये चलना शुरू किया, कौन सा एंगल? एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। जिस एंगल से ये चलना शुरू किया उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। क्या मेरी बात सबको समझ में आया? Yes, sir. जितना एंगल में ये चलना शुरू करता है, जितना एंगल में ये चलना शुरू करता है, देखो मैं ऐसे कर रहा हूं, ये इसको लिया, बढ़ाते गया, एक पर्टिकुलर एंगल में ये चलना शुरू करेगा। ये गया, ये चलने लगा। समझ में आया? जिस एंगल में चलना शुरू किया उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिपोज क्या हुआ कि अगर कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है, उसके ऊपर कोई एक ब्लॉक को रखे हैं और उस इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल थीटा है, इसको आप बढ़ाते जाओ। जब थीटा का वैल्यू थीटा 0 हो जाएगा, ये बॉडी जस्ट स्टार्ट्स मूविंग। मतलब एट थीटा इज इक्वल टू थीटा 0 द बॉडी इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। थोड़ा सा भी एंगल ज्यादा करेंगे फिसल जाएगा। अब इस एंगल में जस्ट फिसलने वाला है। अरिवेटिंग एंगल ऑफ रिपोज का मतलब क्या हुआ? जिस एंगल में फिसलने वाला है उस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ रिपोज। as shown in figure when theta is equal to theta 0, the block is about to slide करने की कगार पर है, at the verge of motion, that is in लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की लिमिट पे आ चुका है। अगर इसका मतलब हुआ, अगर एंगल कम रखेंगे ये ब्लॉक रेस्ट में रहेगा कि स्लाइड कर जाएगा? अगर हम एंगल को थीटा 0 से कम रखेंगे ये ब्लॉक रेस्ट में रहेगा कि स्लाइड कर जाएगा? रेस्ट में रहेगा। एंगल ज्यादा करेंगे ब्लॉक रेस्ट में रहेगा कि स्लाइड कर जाएगा? स्लाइड कर जाएगा। जब when the angle is exactly equal to theta 0, block is about to मूव नहीं कर रहा। वो चीज मुझे पता करना है। एंड दैट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट इन ये फ्रिक्शन चैप्टर, क्योंकि अभी तक हमें कोई तरकीब मालूम नहीं है फ्रिक्शनल फोर्स जानने का। आप बोलोगे हाँ सर, तो मालूम तो था म्यू आर होता था। अरे हाँ होता था, लेकिन म्यू कितना है? Who will tell you the value of mu? हर केस में जब भी कोई बॉडी कहीं स्लाइड कर रहा है तो वहां पर म्यू मेंशन रहेगा, कोई जरूरी तो है नहीं। म्यू मेंशन रहेगा, कोई जरूरी तो है नहीं। तो फिर कैसे करेंगे? तो म्यू कैसे पता करेंगे? दिस इज गोइंग टू हेल्प अस टू नो द वैल्यू ऑफ म्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं और निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, डिराइवेशन ऑफ
थीटा 0। चलो ये हो गया कोई एक इंक्लाइंड प्लेन, इसके ऊपर कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है और ये ब्लॉक जस्ट फिसलने वाला है। इट इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम बिकॉज द इंक्लिनेशन इज थीटा 0। ओके, लेट अस सी द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ब्लॉक। ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम देखेंगे तो हम देखेंगे ब्लॉक के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन तो आ रहा होगा, यस, और ये ब्लॉक क्योंकि स्लाइड करने वाला है तो उसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा होगा। किसके ऊपर? ब्लॉक के ऊपर। ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स किधर को आएगा? ऊपर आएगा कि डाउनवर्ड आएगा? अपवर्ड रहेगा क्योंकि नीचे नीचे फिसलने वाला है। और कितना रहेगा? क्योंकि इट इज एट द वर्ज ऑफ स्लिपिंग, स्लाइड जस्ट करने वाला है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी अपना मैक्सिमम वैल्यू पे बैठा रहेगा। और क्या है? और ये है कि इसका अपना एक वेट है। वेट हम चाहे तो दिखा सकते हैं, वी कैन शो द वेट लाइक दिस, बट आई वांट टू शो द वेट अदरवाइज। अगर ये वेट है तो वेट को हम दो कंपोनेंट करके भी तो दिखा सकते हैं। वी कैन शो द वेट इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। ये तो वेट था, लेकिन वेट को चाहे तो हम ऐसे दो कंपोनेंट में दिखा सकते हैं। आपको मालूम है एक कंपोनेंट ऐसा और एक कंपोनेंट ऐसा, ऐसा भी तो कर सकते हैं। अगर इसका मास m है, क्या किसी को याद है ये कंपोनेंट कितना होता था? mg sin थीटा। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ये mg cos थीटा ऐसे होता था। बस यही तो फोर्स है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ओके, बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, बॉडी इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। बॉडी इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम मतलब अभी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 है। आई चूज दिस इज माय y एक्सिस, दिस इज माय x एक्सिस। एट लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम हम कहेंगे क्या? एट लिमिटिंग इक्विलिब्रियम हम देखें कि हमारा जो सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0 है, दैट इज गिविंग अस फोर्स इन दिस डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू फोर्स इन दिस डायरेक्शन। इसका मतलब R इज इक्वल टू mg cos थीटा। क्या सबको समझ में आया? ये समझ में। अच्छा, सिग्मा Fx इज इक्वल टू 0 मतलब बॉडी इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, जस्ट मूव करने वाला है, फिसलने की कगार पे है, लेकिन अब भी बैठा हुआ है। तो हम क्या कहेंगे? सिग्मा Fx इज इक्वल टू 0, क्योंकि मूव नहीं किया है तो आप क्या कहोगे? mg sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू म्यू r। तो आप कहोगे mg sin थीटा, द डाउनवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू अपवर्ड इंक्लाइन जो फोर्स है म्यू इनटू r। थोड़ा इसका वैल्यू डालें, mg sin थीटा इज इक्वल टू म्यू, r का वैल्यू डाला जाए mg cos थीटा, और ये mg दूसरा mg को खा गया, क्या मिला? tan थीटा। Instead of writing theta, I should have written theta 0 everywhere. I will write theta 0 here, theta 0 here, theta 0 here, theta 0 here. Now mg cancels out, bring out this cos theta 0 this side, sin theta 0 by cos theta 0 is tan theta 0, and what is that? Mu. अगर हम कहेंगे ये 30 डिग्री एंगल में फिसलना शुरू किया, म्यू का वैल्यू कितना है? tan थीटा, tan 30। तो कोई भी दो सरफेस के बीच में आपको पूछा गया, बताओ व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस ब्लॉक एंड दिस बुक। इन दोनों के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? टेढ़ा करे जाओ, टेढ़ा करे जाओ, टेढ़ा करे जाओ, एक सर्टेन एंगल में ये इसके ऊपर फिसलना शुरू कर रहा है। देखो जिस एंगल में फिसलना शुरू किया, tan theta is the coefficient of friction between this and the surface। क्या आपको समझ में आ गया? आप जानते हो कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग अलग सरफेस के लिए अलग अलग होता है। जितना इंक्लिनेशन में वो ब्लॉक फिसल रहा था, ये कुछ दूसरा इंक्लिनेशन में फिसलेगा। गो ऑन इंक्रीजिंग, यू सी ये तो और भी ज्यादा एंगल के लिए नहीं फिसल रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है। और ग्रेविटी और ज्यादा था, ये गिर गया, है ना? तो क्या हुआ? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना एंगल में ये ब्लॉक फिसलना शुरू करेगा। दैट एंगल थीटा 0 इज कॉल्ड
where theta 0 is called angle of repose। क्या सबको समझ में आया? Yes, sir. ये तो एंगल ऑफ रिपोज क्या है समझ में आया। लेकिन एंगल ऑफ रिपोज को लिखते वक्त में कुछ दूसरा चीज भी लिखा था। क्या लिखा था? इट इज द इंक्लिनेशन ऑफ ए प्लेन टू हॉरिजॉन्टल एट व्हिच ए ब्लॉक केप्ट ऑन इट जस्ट स्टार्ट्स स्लाइडिंग और स्लाइड्स डाउन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब ये ब्लॉक जस्ट मूव करने वाला है लेकिन मूव नहीं किया। अभी अगर कोई भी आया इसको थोड़ा सा धक्का मुक्का मार दिया तो ये ब्लॉक के ऊपर जितना mg sin थीटा है उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स है, जितना mg sin थीटा है उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स है, मतलब नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जब जीरो है किसी बॉडी के ऊपर, when there is no external unbalanced force acting on a body, it either remains at rest or keeps moving with constant velocity। ये न्यूटन जी महाराज ने बोले हैं, आप लोगों को मालूम होगा न्यूटन फर्स्ट लॉ, है ना। तो नेट फोर्स जीरो है। अभी अगर कोई इसको थोड़ा सा धक्का मार देगा तो ये स्लाइड करने लगेगा कांस्टेंट वेलोसिटी में, विल स्लाइड डाउन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। समझ में? ये कांस्टेंट वेलोसिटी में स्लाइड करना शुरू करेगा। ठीक है, ठीक है, यही चीज देखना है। तो क्या है एंगल ऑफ रिपोज? इट इज द एंगल ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन टू द हॉरिजॉन्टल एट व्हिच ए ब्लॉक केप्ट ऑन इट just start sliding or slides down with constant velocity। तो एंगल ऑफ रिपोज समझ में आया क्या? Yes, sir. अच्छा, क्या एंगल ऑफ रिपोज मास ऑफ द ब्लॉक के ऊपर डिपेंड करता है? मास ऑफ द ब्लॉक के ऊपर डिपेंड किया? कहां भाई? tan थीटा तो म्यू है, सिर्फ म्यू के ऊपर डिपेंड करता है। ये मास ऑफ द ब्लॉक के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये मास ऑफ द ब्लॉक के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है म्यू के ऊपर। ठीक है, अब मान लो ये कॉपर ब्लॉक है, कॉपर है तो इस सरफेस के साथ एक फिक्स्ड वैल्यू ऑफ म्यू हो गया, फिक्स्ड वैल्यू ऑफ म्यू हो गया। 2 kg का कॉपर ब्लॉक जिस एंगल में फिसलना शुरू करेगा, 10 kg का कॉपर ब्लॉक उसी एंगल में फिसलना शुरू करेगा, है ना। 10 kg का कॉपर ब्लॉक भी उसी एंगल में फिसलना शुरू करेगा। बिकॉज कितना एंगल में फिसलना शुरू करता है वो तो सिर्फ म्यू के ऊपर डिपेंड करता है। और म्यू तो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, नेचर ऑफ द सरफेसेस के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आया क्या? इज इट अंडरस्टूड? यस, यस। तो ये चीज हम लोग अभी देख लिए। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स does not depend on magnitude of area of contact, magnitude of area of contact, but depends on nature of area of contact। काफी जगह ये क्वेश्चन मिल जाता है, जैसे मान लो कि कोई ब्लॉक को ऐसे रखे हैं, कोई एक ब्लॉक को किसी एक सरफेस पे ऐसे रखे हैं या फिर ऐसे लिटा के रखे हैं। 2 केस हुआ, इसको खींच के मूव करवाने में ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा कि इसको खींच के मूव करवाने में ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा। दिया है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। इसको मूव करवाने से इफ यू आर मूविंग दिस वन और यू आर मूविंग दिस वन, तो कौन से केस में ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा? केस ए में और केस बी में? थोड़ा सोचे तो सेम होगा। लेकिन अक्सर लोगों को लगता है कि ज्यादा एरिया कांटेक्ट में होने से ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। फ्रिक्शनल फोर्स तो नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कितना होगा म्यू आर। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितना है mg, तो कितना होगा फ्रिक्शनल फोर्स?
सेम mu r, so that is what is quoted here. ये अक्सर डिफरेंट एंट्रांसेस में वो डाल देते हैं लॉजिकल क्वेश्चन की तरह। क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स does not depend on the magnitude of area of contact but depends on nature of area of contact. nature मतलब mu के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कितना ज्यादा एरिया कांटेक्ट में है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। क्या ये चीज आपको समझ में आया? ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है ये चीज? व्हाट इज दिस काइनेटिक फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? नाउ वी अगेन गो बैक टू द थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स होता क्यों था? जब दो ब्लॉक को हम कांटेक्ट में लाते थे, उनके सरफेसेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करना शुरू करते थे, उनके बीच में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एस्टैब्लिश हो जाता था। जब एक ब्लॉक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने की कोशिश करता था तो एक सरफेस की मॉलिक्यूल दूसरा सरफेस को मॉलिक्यूल को पकड़ के रखते हैं, और जब ये स्लाइड करने की कोशिश करता है तो उनके बीच में एक ऑपोजिशनल फोर्स डेवलप होता है, जिसको हम लोग प्यार से फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। यही था बात। अभी देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर मैं यहाँ पे मान लो कि कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, ये ब्लॉक रखा हुआ है, और ये ब्लॉक रेस्ट में है। चलो मानते हैं कि ये ब्लॉक रेस्ट में है। हम चाहते हैं कि ये ब्लॉक मूव कर जाए, हम चाहते हैं कि ये ब्लॉक नीचे मूव कर जाए। मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मैं दांवपेच खेल सकता हूँ कि ये ब्लॉक स्लाइड करना शुरू करेगा। मैं यहाँ पे थोड़ा तेल दे दिया तो स्लाइड करना शुरू करेगा। ये हुआ एक, दिस इज द प्रोसेस ऑफ लुब्रिकेशन। आप लुब्रिकेट कर देते हो तो बॉडी फिसलना शुरू कर देता है। दूसरा तरीका हुआ, कोई इसको पुश या पुल करेगा, हाँ, इट इज कॉल्ड ड्राइविंग। आप बॉडी को ड्राइव करके मूव करवा ली। तीसरा हुआ, अगर ये जो एंगल थीटा है उस थीटा को थोड़ा ज्यादा कर लो तब भी फिसल जाएगा। सो यू हैव सो मेनी मेथड्स टू मूव दिस बॉडी, बट इंस्टेड अगर ये तीनों में से कोई मेथड यूज नहीं करना है, फिर भी आपको इस ब्लॉक को मूव करवाना है, तो देयर इज ए फोर्थ मेथड आल्सो। क्या है वो फोर्थ मेथड? आप एक हथौड़ा ले लो, टेक ए हैमर, हैमर लेके यहाँ पे ब्लॉक को छूने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे मार दो, धूम 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 मारोगे तो देखोगे ये ब्लॉक धीरे धीरे नीचे जा रहा है। आर यू एबल टू रियलाइज द केस? ये ब्लॉक धीरे धीरे फिसलने लगेगा। क्या हुआ भाई? हम तो इसको छुए भी नहीं, ना ही एंगल चेंज किए, ना ही लुब्रिकेशन चेंज किए, ना ही कोई ड्राइविंग फोर्स था, ये ब्लॉक नीचे क्यों चलने लगा? कौन खींचा उसको? Because when you strike the plane with a hammer, you create vibrations. When you create vibration, this block jumps. When the block jumps, जो मॉलिक्यूलर फोर्स था दो सरफेस की मॉलिक्यूल के बीच में, वो फोर्स घटने लगा क्योंकि जंप करने लगा। जंप करने लगा तो जो बाइंडिंग फोर्स था, इंटरेक्टिव फोर्स था, वो वीक पड़ गया। वीक पड़ गया तो फिसलने लगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जब भी कोई बॉडी स्लाइड करता है उसमें कुछ वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। तो सिंपल सा चीज है, आप किसी एक सपोज कोई एक टेबल को खींचो तो देखोगे टेबल के ऊपर जो चीजें रखे होंगे वो सारे वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। सो व्हेनेवर ए बॉडी इज इन मोशन इट क्रिएट्स सर्टेन टाइप ऑफ वाइब्रेशंस इन इट। तो जब भी कोई बॉडी स्लाइड करता है उसमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं। वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होने के कारण उसके जो दो सरफेस के बीच में जो कांटेक्ट था, वो कांटेक्ट के बीच में गैप कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा ऐसे होते रहता है। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था वो एवरेजली कम हो जाता है। कम हो जाता है तो फिर फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो कम हो जाता है उसको हम लोग कैसे अकाउंट में लेते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि बॉडी अभी स्लाइड कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स से म्यू आर, नॉर्मल रिएक्शन तो घटा नहीं, क्या चेंज हो गया? हम कहेंगे कि म्यू घट जाता है। सो व्हेन ए बॉडी स्लाइड्स, the frictional force slightly decreases because of decrease in coefficient of friction, and this new value of coefficient of friction is called coefficient of kinetic friction, and the frictional force is called kinetic frictional force. अभी तक जो फ्रिक्शन पढ़ रहे थे वो क्या था? इट वाज स्टैटिक फ्रिक्शन, बॉडी रेस्ट में है या फिर धीरे धीरे मूव कर रहा है या फिर मूव करने की कगार पे है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन। कोई बॉडी मूव कर रहा है तो देखोगे ये काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाता है। अक्सर आप लोग देखे होंगे कोई बॉडी ब्लॉक रखा है और उसको मूव करवा के घर की एक कोने से दूसरे कोने तक लेना है,
शुरू करना मोशन डिफिकल्ट है, एक बार स्टार्ट हो गया तो पुश करते रहो, वो चलते रहता है, बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिक्रीजेस, है कि नहीं, ये बात है। तो हम देखेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है। अभी हमें जो जो चीजें समझ में आया वो सारा चीजों को बढ़िया से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? व्हेन ए बॉडी स्लाइड्स small vibrations are produced in it. Vibrations are produced in it. उसमें छोटे छोटे vibrations होते हैं produced in it. Therefore, the intermolecular frictional force or the frictional force between the surfaces decreases। अब वाइब्रेशन प्रोड्यूस होने से फ्रिक्शनल फोर्स कैसे डिक्रीज हो जाता है, क्यों डिक्रीज हो जाता है, वो तो उसको ही मालूम है जो जानता है कि व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स। जो जानता है व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स उसी को मालूम है क्या है फ्रिक्शनल फोर्स। The electromagnetic force of interaction between the molecules of the two surfaces, and when it vibrates, the average distance between the molecules increases, frictional force decreases। तो ठीक है, therefore the frictional force between the surfaces decreases। Bit number 2, during sliding the coefficient of friction is slightly less than or slightly less and called कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक मतलब बॉडी मोशन में है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे लिखते हैं इसको? म्यू के। तो क्या पता चला? म्यू के इज स्लाइटली लेस, ऐसा सिंबल देने का मतलब थोड़ा सा कम है, किससे? म्यू एस। म्यू एस मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन। अब तक जो हम लोग म्यू म्यू कर रहे थे वो म्यू म्यू किस लिए कर रहे थे? वी वर टॉकिंग अबाउट कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, जब कोई बॉडी मोशन में है वो स्लाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। स्लाइड कर रहा है तो यू हैव टू टेक म्यू के इनटू कंसीडरेशन, स्लाइड नहीं कर रहा है तो यू हैव टू टेक म्यू एस इनटू कंसीडरेशन। सोचो, आप एक टेबल को ढकेलते हुए फ्लोर पे ले रहे हो, फ्रिक्शनल फोर्स पूछा, कौन सा म्यू को हम कंसीडर करेंगे, म्यू के और म्यू एस? म्यू के, क्योंकि स्लाइड कर रहा है। जब कोई आदमी चल रहा है, जब चल रहा है उसके पांव पे कितना फ्रिक्शनल फोर्स है जानने के लिए क्या कंसीडर करेंगे? म्यू के और म्यू एस? म्यू एस, क्योंकि जब वो आदमी चल रहा है उसके पांव स्लाइड कर रहे हैं क्या? स्लाइड तो नहीं कर रहे ना, स्लाइड नहीं कर रहे हैं तो क्यों म्यू के लेंगे म्यू एस। कोई गाड़ी चल रहा है, उसके टायर के नीचे रोड के साथ फ्रिक्शनल फोर्स कितना है जानने के लिए कौन सा म्यू हमें कंसीडर करना पड़ेगा? म्यू एस की म्यू के? म्यू एस। और मान लो गाड़ी इतना जोर से जा रहा है, कहीं ब्रेक लगाया और फिसलते हुए जा रहा है, गाड़ी ब्रेक लगा के स्किड कर गया है, स्किड करता हुआ गाड़ी के लिए कौन सा म्यू देखेंगे? म्यू के की म्यू एस? सो यू मस्ट बी एबल टू फॉलो कि कौन सा म्यू को हमें कंसीडरेशन में लेना चाहिए। बहुत कम क्वेश्चंस में, थोड़े से क्वेश्चन में म्यू के और म्यू एस दोनों दिया रहेगा, देखने के लिए कि आप इंटेलिजेंटली सही वैल्यू ऑफ म्यू यूज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। और काफी केसेस में तो बस एक ही म्यू दिया रहेगा, गाड़ी स्लाइड करे या चले बिना स्लाइड किए हर जगह म्यू एक, क्योंकि दोनों का वैल्यू आसपास रहता है। म्यू एस अगर मान लो हुआ 0.6 तो म्यू के होता है 0.55, 0.5 ऐसे होता है। कभी कभी इंटेंशनली और कम भी कर लेते हैं, लेकिन इस केस में ऐसे होता है। तो म्यू के कब लेना है, म्यू एस कब लेना है, आपको समझ में आया? बस समझ में आया कि नहीं आया
जानने के लिए मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन देना चाहूंगा। यहाँ पे कोई एक ब्लॉक रखा है, ब्लॉक का मास है 5 kg और ये कोई एक ऐसा सरफेस है जहां पर म्यू एस का वैल्यू है 0.5 और म्यू के का वैल्यू है 0.4, ऐसा दिया है। म्यू के का वैल्यू है 0.4, ठीक है। और दिया है इसको कोई एक फोर्स पुश कर रहा है। फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स on the block. Frictional force on the block when bit number 1 F is equal to 15 Newton, bit number 2 F is equal to 22 Newton, bit number 3 F is equal to 30 Newton। हर एक केस में आपको बताना है व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक। ट्राई करिए, आप कर सकते हैं। यस। चलिए देखते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर पहले बताओ कि व्हाट इज आर इज द नॉर्मल रिएक्शन। क्या है वो आर इज नथिंग बट द नॉर्मल रिएक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन इज नथिंग बट 5G, सो इट इज 50 न्यूटन। व्हाट कैन बी द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स? मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू आर। कौन सा म्यू? म्यू एस की म्यू के मैक्सिमम, म्यू एस तो और भी ज्यादा है, म्यू एस इंटू आर, सो इट इज 0.5 इंटू 50, इज इट नॉट 25 न्यूटन? यस, आर इज 25 न्यूटन। अच्छा, म्यू आर इज 25 न्यूटन। बिट नंबर 1 F is 15, what you find? It is less than म्यू आर। क्या ये मूव करेगा? बॉडी एट रेस्ट। जब कोई बॉडी रेस्ट में है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू 15 न्यूटन। अच्छा, यही फोर्स तो हमारा अप्लाइड फोर्स है ना। हमारा अप्लाइड फोर्स क्या है? यही तो है जो कि पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट है। बिट नंबर 2 F is equal to 22 न्यूटन, इट इज स्टिल लेस देन म्यू एस इंटू आर। मतलब सेम चीज है, बॉडी एट रेस्ट, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा? इट इज अप्लाइड फोर्स दैट इज 22 न्यूटन। वाओ, बढ़िया। तीसरा केस, व्हेन फोर्स इज 30 न्यूटन, नाउ इट इज मोर देन म्यू एस आर। क्या होगा? बॉडी स्लाइड करने लगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा? म्यू के इंटू आर, क्योंकि बॉडी स्लाइड कर रहा है। म्यू के है 0.4 सुलगना, सो नाइसली यू हैव गिवन द आंसर म्यू के इंटू आर। आर इज कितना? आर इज 50, सो इट इज इक्वल टू 20 न्यूटन। क्या सबको समझ में आया? यस, बहुत बढ़िया, आप लोग बढ़िया से कर रहे हो, मस्त है, ठीक है। टुमारो एट 11:15 वी शैल मीट। तब तक के लिए जय हिंद। Thank you, sir. Thank you, sir.